वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आई एम अ फ्रेंड प्रदीप ओझा। और आज हम अपनी लेक्चर सीरीज में जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हम बात करेंगे कि हमको डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री में ही पड़ती है या इसको हमको इंटरनेशनल लेवल पर भी लेके जाना चाहिए, या जिसे हम कह सकते हैं ग्लोबली हमको इस डेमोक्रेसी काइंड ऑफ कंसेप्ट को स्प्रेड करना चाहिए। तो जैसे कि अभी तक मैं बात कर चुका हूं कि किसी पर्टिकुलर कंट्री ने डेमोक्रेसी को गेन करने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। उन्होंने एक टाइम में डेमोक्रेसी को गेन किया, लेकिन उन कंट्री के पर्टिकुलर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के कारण वो डेमोक्रेसी उनकी पर्टिकुलर कंट्री में सरवाइव नहीं कर पाई। उनमें से एग्जांपल है, जैसे कि चिली का हमने एग्जांपल लिया जो कि लैटिन अमेरिका में है। दूसरी ओर हमने यूरोप में पोलैंड का एग्जांपल लिया, जहां पर डेमोक्रेसी पहले थी लेकिन सरवाइव नहीं कर पाई, फिर से मिलिट्री coup हुआ। इसी प्रकार हमने म्यांमार का एग्जांपल लिया, वहां पर भी डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर पाई। और हमने इसको नेपाल और पाकिस्तान में भी एग्जाम्पल लिया, और हमने इसी डेमोक्रेसी कंसेप्ट को घाना में भी अप्लाई किया कि वहां पर भी डेमोक्रेसी को लोगों ने गेन किया, लेकिन पर्टिकुलर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होने के कारण वहां कंट्री में उस डेमोक्रेसी को एक लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाए। हमारा कंट्री इंडिया ही ऐसा है जो कि डेमोक्रेसी को गेन किया है और अभी तक काफी अच्छे तरीके से उस कंसेप्ट को आगे तक लेके जा रहा है। और मुझे विश्वास है पूरा कि आगे भी हम कई सालों तक इस प्रकार के डेमोक्रेसी कंसेप्ट को आगे लेकर जाएंगे। हमारी इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है हर तरीके से, चाहे हम कास्ट में बात करेंगे, हम रिलीजन में बात करेंगे, हम लैंग्वेज में बात करेंगे। इतनी डाइवर्सिटी है, शायद किसी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी होगी। इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी आज हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को बखूबी तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में ये बात किया था कि यस, हमको डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ कंसेप्ट को हमको इंटरनेशनल लेवल पर भी लेके जाना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं कि मैं एक एग्जांपल लूंगा कि हमारी इंडिया में लोगों की बात को रखने के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जिसको हम अपने पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, जहाँ पर पार्टीज बैठती हैं, बैठ के डिसीजन लेती हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन आता है किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से, तो वहां के लोगों की प्रॉब्लम को वहां पर एड्रेस करता है और उस पर्टिकुलर लोगों के बीच में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो इसी तरीके से मैं बात करूंगा कि क्या हमको ऐसी एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर डेमोक्रेसी को स्प्रेड करे। जैसे कि इंटरनल किसी पर्टिकुलर कंट्री पर अटैक हो रहा है तो दूसरी कंट्री उसको सपोर्ट करे। कोई पर्टिकुलर कंट्री में फैमिन है, यानी लोगों को प्रॉपर वेलफेयर उनके लिए नहीं है, लोगों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए कंट्री आगे आएंगी। तो इस प्रकार की जो डेमोक्रेसी कंसेप्ट है, इसको हम ये देखेंगे आज कि बाकी में ये कितना ये जो इंटरनेशनल लेवल पर कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं बात करूंगा यूनाइटेड नेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन की बात करूंगा, तो जैसे हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, उसमें आज 192 मेंबर्स हैं। और यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 15 पर्सन है, 15% ऑफ कंट्री बोलेंगे हम, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं जिसके नाम मैंने पिछले लेक्चर में रिवील किए थे। मैं दोबारा उसको बताना चाहूंगा, जिसमें चाइना है, आपका यूके है, यूएस है, फ्रांस है और रशिया है। तो इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर मीन्स कि जब कोई पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाएगा किसी पर्टिकुलर कंट्री के वेलफेयर के लिए, यदि डिसीजन लेने के दौरान अगर पांचों में से किसी एक ही व्यक्ति उसको डिनाई करता है, तो फिर अनदर मेंबर है उस डिसीजन को आगे सक्सीड नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो 192 मेंबर्स हैं, क्या उनके पास कोई राइट्स नहीं होना चाहिए कि भाई किसी कंट्री में हमको प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस करने के लिए हमको डिसीजन लेना चाहिए। तो जो रिमेनिंग मेंबर्स कंट्री हैं उनके पास तो कोई राइट्स ही नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर डेमोक्रेसी काफी वीक है। सिर्फ 5 कंट्री ही ऐसी हैं जो कि डिसीजन मेकिंग कमेटी है, उनको ही डिसीजन लेना है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर डेमोक्रेसी थोड़ा सा क्रक्स है, लेकिन स्ट्रॉन्ग उसमें, जिसे हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर डेमोक्रेसी रेजुविनेट नहीं है, जवान नहीं है। तो मेरा एक ओपिनियन ये है कि हमको भी इंटरनेशनल लेवल पे एक डेमोक्रेसी ऐसी तैयार करना चाहिए जिस पर एवरी ईयर जितने भी उसके मेंबर कंट्रीज हैं, दे सिट टुगेदर और बैठकर वो डिसीजन लें किसी पर्टिकुलर कंट्री के वेलफेयर के लिए। और और हम इस बात को भी आगे मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो परमानेंट मेंबर में जो लिस्ट है उसको भी हमको एनहांस कर देना चाहिए। ये मेरा ऐसा मानना है।
अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि सुपर पावर जो हैं वो किस तरीके से डेमोक्रेसी को स्प्रेड कर रही हैं, यानी हम बात करेंगे स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को किस तरीके से लोग अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी ये जो कंसेप्ट है, यह एक प्रिंसिपल है, एक आइडिया है जिसको किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके थ्रू लोगों को लीड किया जाता है, लोगों को पावर किया जाता है, जिसमें सभी पीपल जो हैं वो हैप्पीली अपनी लाइफ को लीड करते हैं और फ्रीली अपनी ओपिनियन को लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहां पर लोगों के पास आज़ादी नहीं है अपनी बात को रखने की, आज़ादी नहीं है अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने की। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंट्री अपने किसी पर्टिकुलर कंट्री को देखकर उसके बेनिफिट अगर पॉजिटिव हैं तो उसको देखकर वो उसको अडॉप्ट करेगी। ये कोई डेमोक्रेसी कोई इस टाइप की चीज नहीं है कि सिर्फ फोर्सफुली हम किसी कंट्री में पेनिट्रेट करेंगे, भाई आपको ये फॉलो करना ही करना है। इस तरह का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि ऐसा कहां पर हुआ है। जैसे हम जानते हैं आज प्रेजेंट में सुपर पावर कौन है, अमेरिका है। अमेरिका ने क्या किया, हम बात करते हैं अपने एशिया की वेस्ट एशियाई कंट्री इराक के बारे में आप सभी जानते होंगे। इराक ने जैसे कि 1932 में आज़ादी को हासिल किया था और उसके बाद उन्होंने भी डेमोक्रेसी को आगे की तरफ बढ़ाया और वहां के लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से डेमोक्रेसी का बेनिफिट लिया। लेकिन ये डेमोक्रेसी कंसेप्ट इराक में लगभग 2 से 3 दशक तक बढ़िया तरीके से चलाया। उसके बाद वहां पर मिलिट्री कोप हुआ। मिलिट्री ने लगभग 1968 में वहां पर मिलिट्री कोप हुआ और उस मिलिट्री कोप में एक पार्टी उभर के आई। उस पार्टी का नाम है बाथ पार्टी और उस पार्टी का जो लीडर था उसका नाम आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सद्दाम हुसैन। 1968 के जैसे ही वो पार्टी पावर में आई, उसके एक दो साल बाद लगभग 1979 में 1969 आई एम सॉरी, जो सद्दाम हुसैन है वो इराक का प्रेसिडेंट बनाया गया था। जैसे ही सद्दाम हुसैन इराक का प्रेसिडेंट बना, उसने क्या किया कि कुछ हद तक उसने काफी अच्छा काम किया। जैसे कि हम जानते हैं इराक एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहां पर जो ट्रेडिशनल मुस्लिम लेडी पर जो रूल्स अप्लाई किए थे फॉर्मर गवर्नमेंट ने, उसने उस सबको एबॉलिश कर दिया और लेडीज को, वहां की वुमेन को एक प्रॉपर राइट्स दिया, उनको एजुकेशन राइट्स दिया, उनको फ्रीली फ्रीडम राइट मूवमेंट का राइट्स दिया और बहुत सारी ऐसी जो क्लचेस थी सोसाइटी पर उसको उसने ब्रेक किया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सद्दाम हुसैन है उसने भी एक डिक्टेटोरियल फॉर्म को लागू कर दिया, यानी कि सोसाइटी में उसने लोगों की बातों को एड्रेस करना बंद कर दिया। अब वो अपने मुताबिक उस कंट्री को चलाना उसने शुरू कर दिया था। यानी लोग अपनी प्रॉब्लम बात को रख नहीं पा रहे थे। मीडिया वाले जो लोग थे, उनकी मीडिया में जो जो कंटेंट बनाते थे उसमें काफी ज्यादा सेंसरशिप होने लगी थी। इस मतलब ये कि अगर मीडिया वाले जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट में कुछ भी बोलते हैं तो उसको सद्दाम हुसैन सेंसरशिप करवा के कटवा देता था और जो उसके फेवर में थे सिर्फ वही शब्दों को वहां पर बोला जाता था रेडियो और टीवी के माध्यम से। तो देखा कि लोगों ने अपनी फ्रीडम को वहां पर लूज कर दिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो सिलसिला लगभग चलता रहा और एक टाइम बाद यूएसए और उसके अलाइड ग्रुप हैं, जैसे कि ब्रिटेन यूएसए का जो उसमें अलाइड ग्रुप था और अभी भी है, उसमें उनको ये फियर था, जो कि हम जानते हैं इराक है उसके पास न्यूक्लियर है, यूरेनियम है, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है। तो जो अमेरिका है उसको इस बात का पता चला कि जो इराक है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है जो कि काफी ज्यादा मास डिस्ट्रक्टिव है, यानी अगर वो किसी कंट्री पर अटैक करता है तो काफी ज्यादा वहां पर ह्यूमन का लॉस होगा। तो यूनाइटेड नेशन ने यूएस की बात को सुनकर इराक में जाके सर्च आउट किया कि इज देयर एनी न्यूक्लियर वेपन्स। जैसे यूनाइटेड नेशन की कमेटी ने उसको पता करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी प्रकार का ऐसा वेपन्स फाइंड आउट नहीं किया और वो फिर से वहां से कम बैक करके अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन की परमिशन के बगैर वहां पर यूएसए और उसकी जो अलाइड कंट्री हैं उन्होंने इराक में इन्वेड कर दिया, इराक पर आक्रमण कर दिया और वहां पर जो रूलिंग जो सद्दाम हुसैन की जो पार्टी थी उसको वहां से उन्होंने गिरा दिया और सद्दाम हुसैन उसी पर्टिकुलर उस समय काफी ज्यादा
एक तरीके से हम कह सकते हैं उस कंट्री के जो इराक है उसकी इंटरनल पीस काफी डिस्टर्ब हो गई थी, काफी दंगे फसाद इराक में होने लगे थे और सद्दाम हुसैन उस समय वहां से भाग गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो यूएसए है और उसके अलाइड कंट्री है उसने वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट को लागू कर दिया था। इंटरिम गवर्नमेंट मींस कि जब तक उसका फर्दर चुनाव ना हो तब तक उन्होंने एक गवर्नमेंट को वहां पर अप्लाई कर दिया जो कि डेमोक्रेटिक कंसेप्ट को फॉलो कर रहे थे। फिर क्या होता है कि लगभग 2003 तीन में उस तीन में वहां पर जो सद्दाम हुसैन था उसको लोगों ने किसी पर्टिकुलर कंट्री से बंदी बना लिया और पकड़ के उसे लाए। उसके बाद वहां पर उसे इराक में लाने के बाद उसने जो भी वहां की पॉपुलेशन के लिए जो अगेंस्ट में जितनी भी एट्रोसिटी की थी उसकी एक चार्ज शीट बनी थी कि इसको किस प्रकार की सजा दी जाएगी। तो इस तरीके से टाइम निकलता गया और 2006 में आकर नवंबर 2006 मुझे रिकॉल है तो उस सुबह के टाइम वहां पर सद्दाम हुसैन को एग्जीक्यूशन हैंगिंग किया था, यानी कि वहां की गवर्नमेंट ने उसको फांसी पर लटका दिया था और उसको डेथ पेनल्टी किया था सद्दाम हुसैन को। और यूएसए ने वहां पर फोर्सफुली उन लोगों के बीच में लाकर डेमोक्रेसी का झंडा गाड़ दिया था। तो दोस्तों मैं यहां पर एक चीज को फेच आउट करना चाहूंगा कि इस तरीके से डेमोक्रेसी को लाना किसी कंट्री में, क्या ये एक सही सही बात है? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक, मैंने फिर बार बार अपनी बात को एम्फेसाइज करूंगा, एक आइडिया है। जैसे कि मान के चलो, मैं इसको ऐसे बोलना चाहूंगा कि सपोज करो आपके पड़ोस में कोई एक व्यक्ति है, वो अपनी लाइफ को कुछ अलग ढंग से जी रहा है, उसकी फैमिली काफी हैप्पी है, उनके रहने के तरीके अलग हैं, डिसिप्लिन्स अलग हैं, उनकी एथिक्स अलग है। अगर आप उनको रोज देखते हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार ये जो व्यक्ति जिस तरीके से रह रहे हैं ये काफी अच्छा वे ऑफ लिविंग है, तो हमको इसको अडॉप्ट करना चाहिए, तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो सिमिलरली सेम फैशन में ही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या है कि जो रीजनल में ये चीज स्प्रेड होती है, किसी पर्टिकुलर कंट्री में अगर डेमोक्रेसी कंसेप्ट को फॉलो किया जा रहा है, यदि उसके जो बेनिफिट्स काफी पॉजिटिव हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन अगर हैप्पी है उसके डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो उसकी जो उसी रीजन में जो उसकी नेबरिंग कंट्री है वो उसको अडॉप्ट करेगी, बशर्ते कि भाई हम पावरफुल कंट्री हैं। एग्जांपल के लिए अमेरिका, हम अपनी फोर्सफुली जाके वहां पर डेमोक्रेसी को लागू कर देंगे, ये गलत बात है। किसी पर्टिकुलर डिसीजन को अडॉप्ट करने के लिए एक इंटरनल मैटर होता है, चाहे हम अपने घर की बात करेंगे चाहे हम किसी कंट्री की बात करेंगे। इसी बात को मैं थोड़ा सा आपका जो नजरिया है और आपकी सोच को थोड़ा मैं खींच के लेके जाऊंगा। अभी वर्तमान कुछ ही टाइम हुआ है, हम बात करेंगे अपने इंडिया में जम्मू कश्मीर का जो विवाद था। हमने देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया था, जिसमें 370 आर्टिकल 370 एक मेजर रोल अदा कर रहा था, जो कि वहां की जनता को, जम्मू एंड कश्मीर की जनता को एक स्पेशल राइट्स देता था। तो उसमें क्या है कि वहां की कंट्री जो है जम्मू एंड कश्मीर की, वो बाकी रिमेनिंग हमारे जो इंडिया में स्टेट्स हैं उनसे काफी ज्यादा ऊंचे उठा के उनको रखा था। यानी कि उसी टाइप की पार्शियलिटी हो रही थी कि एक माँ बाप के मान के चलो 5 बेटे हैं, उस 5 में से 4 बेटों को उन्होंने एक लेवल पर रखा कि आप सभी को इतना इस टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और एक 5वीं बेटा है उसको उन्होंने ऊपर रख के बोला भाई आपको हम पूजा करेंगे, आपको आपको एक विशेष ट्रीटमेंट देंगे, विशेष आपको एड्रेस करेंगे अच्छे तरीके से। यानी कि उन्होंने पार्शियलिटी थी। तो ये टाइप की कंडीशन हमारी कंट्री में हो रही थी कि जम्मू एंड कश्मीर को हमने स्पेशल स्टेट दे दिया, वहां पर उनका जो फ्लैग था वो काफी अलग था, जो पूरी कंट्री का हमारा ट्राई कलर फ्लैग है उसकी वहां पर किसी प्रकार की इज्जत नहीं है। हम कई बार देखते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे पर या रिपब्लिक डे पर हम देखते थे कि जम्मू न्यूज आती थी सुबह ही कि जम्मू एंड कश्मीर में वहां के लोगों ने हमारे इंडियन झंडे को नीचे गिरा दिया, पैरों से कुचल दिया। इस तरह की चीजें जब हम देखते थे तो बड़ा दुख होता था। क्यों? भाई आप इस बात को समझिए कि जब हमारा इंडिया और पाकिस्तान में डिपार्चर हो रहा था, जब अंग्रेज यहाँ से भागे थे और जो पार्टीशन हुआ था, उस समय पाकिस्तानियों ने जम्मू एंड कश्मीर में अपना मिलिट्री को लेके वहां पर उन्होंने दंगे फसाद कराना चालू कर दिया। और वहां का जो राजा था, राजा हरी सिंह, उन्होंने हेल्प मांगी थी,
कोई कंट्री उसको हेल्प नहीं करने को तैयार था। हमारे नेहरू जी एक काफ़ी डिप्लोमेटिक लीडर हैं, उन्होंने उनकी बात को माना और उनको हेल्प आउट किया विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री। पर उस समय एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, जिसमें कुछ कंडीशन लिखी गई थी। उस कंडीशन को हमने उनकी हेल्प करने के बावजूद, उनकी मदद करने के बावजूद भी हमको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा और उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में हमने काफ़ी चीज़ों को अपनी तरफ खींचा, बाकी सारी फ्रीडम उनको दे के रखी थी। हमारे पास सिर्फ 3 पावर थी कि भाई जो कम्युनिकेशन जो है, उस पे पावर इंडियन गवर्नमेंट का रहेगा, जो वहाँ पर जो हमारी फोर्स है, उस पे हमारे गवर्नमेंट का पावर रहेगा और इंटरनल अफेयर्स जो भी होते हैं, उस पे हमारा कंट्री का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका पावर रहेगा। इन 3 चीज़ों के अलावा जो भी वहाँ पर स्टेट में जो भी इंटरनल मैटर्स होते थे, इंटरनल जो डिसीजन लिए जाते थे, उसको हमारी इंडियन गवर्नमेंट से कोई लेना-देना नहीं हुआ करता। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कई सालों से इंडिया और पाकिस्तान में उस पर्टिकुलर रीजन को लेके हर दिन लड़ाई, दंगे फसाद होते हैं, टेररिज्म अटैक होते हैं। एट लार्ज हमको ही काफी लॉस देखना पड़ता है। अब जब 370 आर्टिकल को एबॉलिश किया रूलिंग पार्टी ने, तो इसको देखते हुए हमारे जो पड़ोसी कंट्री हैं उन्होंने काफी आवाज को रेज किया कि नहीं भाई, ये जो इंडिया ने 370 को एबॉलिश किया, ये गलत किया, ये उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन के साथ में इनजस्टिस किया है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि इंटरनल मैटर हैं वो घर में ही निपटाए जाते हैं। लोग कहने लगे कि ये जो प्रॉब्लम है इसको यूनाइटेड नेशन में लेके जाना चाहिए। अगर हम इस 370 आर्टिकल का जो इशू था इसको हम यूनाइटेड नेशन में लेके जाते तो यूएन में तो बड़ा इसका मुद्दा बन जाता और बाल की खाल निकाल के यानी कहाँ की बातें करते और हम आज जो हमने किया उसे कर भी नहीं पाते। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर हमारी बॉडी में छोटा मोटा फोड़ा फुंसी होता है ना, उसको हम अपने हिसाब से तोड़ फोड़ के ठीक कर लेते हैं। ये बेवकूफ़ी होगी कि छोटी चीज़ को लेके आप डॉक्टर के पास जाएँगे। अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो यानी क्या-क्या चीज़ें बताएगा वो, क्योंकि वो डॉक्टर ही करेगा वहाँ पर। अरे फुंसी आपको इस तरीके से हुई है, उस तरीके से हुई है। नहीं, इतने डॉक्टर तो हम ही हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। हम जानते हैं कि इसका लेवल कहाँ तक है। तो जो जो जम्मू कश्मीर में 370 को एबॉलिश किया, वो इंटरनल लेवल पे हमने खुद ही उसको सॉल्व किया, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था। बहुत लोगों ने आवाज़ अपनी जो कंट्रीज़ है, नेबरिंग कंट्रीज़, उन्होंने काफ़ी अपोज़ किया कि ये जो मैटर है यूएन में जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया। और नहीं गया, वो काफ़ी अच्छा डिसीजन था। तो मैं यही बात कह रहा हूँ, फिर से हम बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट है या पर्टिकुलर जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको स्प्रेड करने के लिए कोई कंट्री अपने अकॉर्डिंग खुद की इच्छा से अडॉप्ट कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। बशर्ते फोर्सफुली आप किसी कंट्री में उसको लेके जा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये हमारे डेमोक्रेसी कंसेप्ट से काफ़ी दूर जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये देखा अभी तक कि हम कंपैरिजन करते आ रहे हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किस टाइप का डिफरेंस है। हम देख पाते हैं कि एक तरफ जो कंट्री डेमोक्रेटिक है, वहाँ के लोगों में काफ़ी फ्रीडम है, दे आर लीडिंग देयर लाइफ विद ओन विश। और दूसरी तरफ हम नॉन डेमोक्रेटिक में बात करते हैं तो व्यक्तियों को अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। उनको वही खाना है जो सेंट्रल, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है, रूलिंग गवर्नमेंट है, वो जो बताएगी। उनको वही पहनना है जो रूलिंग गवर्नमेंट कहेगी। उनको वही पढ़ना है जो रूलिंग गवर्नमेंट कहेगी। यानी उनकी खुद ही कोई डिसीजन नहीं है, खुद के कोई राइट्स नहीं है। इस टाइप की गवर्नमेंट को हम कहते हैं नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या मिलिट्री गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात चलेगी, लोगों की बातों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस कंटेम्प्ररी डेमोक्रेटिक में हमने कंटेम्प्ररी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमने डेमोक्रेसी की ये बात की थी और इसको हमने बेनिफिट देके कि अगर कंट्री आपकी डेमोक्रेटिक है तो क्या बेनिफिट है, नॉन डेमोक्रेटिक है तो क्या बेनिफिट है। और आपको अच्छे से मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, अपनी भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में अब ये बात करूँगा कि डेमोक्रेसी के कितने पिलर्स होते हैं, डेमोक्रेसी की वास्तविकता हमको ज़रूरत क्यों थी? अभी तो हम कंपेयर कर रहे थे, अब हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, डेमोक्रेसी बाकी में कितने बेनिफिट्स हैं और कितनी गहराई है इसके अंदर। इसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर को मैं यहीं पे अभी सम अप करूँगा और आपसे मैं अगेन बोलना चाहूँगा, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है, अगर आप लोगों को मेरा ये जो
कंसेप्ट है जो मैं लेके आया हूँ डेमोक्रेसी पर, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने भाई-बंधुओं को भी इस चीज़ों को आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।